बचपन के घर में बहुत सारी समस्या थी। उसके पहले बहुत सारे लोगों की घर में मौत हुई थी और हमारी फैमिली वही आई थी। हाल ही में जिन लोगों ने घर को हमारी फैमिली को किराए पर दिया था वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उनका बेटा ज़िंदगी को इनकार कर चुका था और उससे पहले भी कुछ हत्याएं उस घर में हुई थी। सब कुछ नहीं पता था, लेकिन यही हमें मालिक ने बताया था। मैं छोटा था जब मम्मी और स्टेप डैड मिले और कुछ समय बाद वो साथ में रहने लगे। मुझे कुछ अजीब चीज़ का अनुभव तब तक नहीं हुआ जब तक मेरी छोटी बहन भाभी पैदा नहीं हुई, और तभी सब कुछ बिगड़ गया। घर में 2 कमरे थे, इसलिए मुझे अपनी छोटी बहन के साथ ही एक कमरे में रहना पड़ा। वो हमेशा रोया करती थी और जब मैं छोटा था मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मैं हमेशा वो एक रात याद रखता हूँ जब वो घंटे तक रो रही थी और फिर अचानक रोना बंद कर दी। मैंने देखा कि उसकी पालकी के ऊपर एक अंधकार से भरा साया था। वो बहुत ही ज़्यादा हिल नहीं रहा था, लेकिन जब हिला था तो वो धीरे धीरे और फैल रहा था। मैं डर गया और अपने कंबल के नीचे छुप गया और धीरे धीरे सो गया। जब मैंने अगले दिन अपने मम्मी पापा को बताया तो उनको लगता था कि ये बस मेरी कल्पना है। ये ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं उठकर अपनी बहन की पालकी के पास कोई तस्वीर देखता था, हमेशा पालकी के पास, कमरे के किसी और जगह नहीं। मैं रात को कभी भी उठ जाया करता था और मैं अपने आप को उसकी पालकी के पास पाया करता था। इस बारे में शिकायत करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं अपनी मम्मी के साथ अपने कमरे में सोता था, जबकि स्टेप डैड मेरे कमरे में सोते थे। लेकिन फिर भी और भी कुछ घटनाएं घटित होती रही। जब से मैंने ये साया देखना शुरू किया था तभी मेरे स्टेप डैड ने अपनी नौकरी खो दी। वो मेहनती इंसान थे, इसलिए मेरी मम्मी को इस बात का सदमा लगा जब ये हुआ। वो एक कठोर डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्हें उनकी नौकरी बहुत पसंद थी और उसे खो देना उनके लिए बहुत मुश्किल था। मैं याद रखता हूँ कि वो दिन भर टीवी देख रहे होते थे रोज़। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आया तो मैं अंदर आया और देखा कि वो सोफे पर सो रहे हैं और उनके पीछे एक काला सा साया खड़ा था। मैं इसे बहुत साफ याद रखता हूँ। वो सोफे के पीछे खड़ा था। मुझे कुछ करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर मुझे मेरे स्टेप डैड ने कमरे में ले गए और मुझे शांत करने की कोशिश की। जब मेरी मम्मी घर आई, मैंने उन्हें उस रात जो मैंने देखा था वो बताया। मेरे स्टेप डैड को कुछ दिलचस्पी नहीं थी और मेरी मम्मी को बस परेशानी हो गई। फिर भी कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। इसके बाद कुछ हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ हफ्ते ऐसे आए जहाँ ये साया हमेशा भाभी या मेरे स्टेप डैड के आसपास रहता था। कुछ रातों में जब मैं अपने कमरे में सोता था, मैं एक आवाज़ सुनता था। एक औरत की आवाज़ थी जो भवी की पालकी से आती थी। वो उसके साथ बात कर रही होती थी। मैं उस आवाज़ के शब्द समझ नहीं पाता था, लेकिन हर बार मुझे डर लगता था। जब भवी बड़ी हो गई और चलने फिरने और बोलने लगी, मैंने देखा कि वो उस कमरे में अपने दोस्त के साथ बहुत समय बिताती थी। मेरी मम्मी को इस बात से कोई फिक्र नहीं थी। कहते थे कि वो सिर्फ काल्पनिक दोस्त है, लेकिन मुझे पता था कि ये क्या है। जब ये साया और ज़्यादा वहाँ घूमने लगा, तब घर के अंदर के इमोशंस और भी ख़राब हो गए। मेरी बहन किसी से बात नहीं करती थी, मेरी मम्मी में बहुत गुस्सा भरा था और मेरे स्टेप डैड हमेशा उदास रहते थे और मैं हमेशा अकेला रहता था। फिर मेरी मम्मी पापा रोज़ झगड़ने लगे, हर रात एक दूसरे पर चिल्लाते थे। मेरी मम्मी स्टेप डैड से नफ़रत करने लगी क्योंकि उनकी नौकरी नहीं थी और मेरे स्टेप डैड बस एक उदास इंसान बन गए थे। वो रात को हर रोज़ लड़ते थे और हर रात वो झगड़ा और बढ़ जाता था। जब मैं एक रात लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, बहुत देर नहीं हुई थी, शायद 8:30 बजे होंगे, तब मेरे स्टेप डैड सोफे पर सो रहे थे और मेरी मम्मी अपने कमरे में थी। मुझे भी अब थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन ऊपर पहुंचते ही मुझे हल्की मुस्कुराहट और भवी के जवाब में कुछ आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैं धीरे धीरे अंदर झाँका। कुछ कदम दूर ही मैं भवी के पास एक साये को देखा, जैसे कि वो उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो। मैं चिल्ला उठा और दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। मैं वहाँ खड़ा होकर चिल्ला रहा था
और रो रहा था, जब तक कि मेरी मम्मी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मैंने बस दरवाजे की तरफ इशारा किया, कोई शब्द नहीं निकाल पाया। मेरी मम्मी ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। वो एक सस्ता दरवाज़ा था, इसलिए उसने अपनी नाखून से उसे घुमाया और दरवाज़ा खोला। भव्य कमरे के कोने में थी और दीवार के सामने मुड़कर खड़ी थी। मेरी मम्मी ने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए डांट दिया, चाहे वो दूर का कोना हो या कमरे का दरवाज़ा। वो तो डोर नॉब तक पहुंच भी नहीं सकती थी। भवी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। इसके बाद से मैं और पूरी फैमिली डिप्रेशन में चले गए। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं ही छोटा भाई बन गया था अपनी छोटी बहन और इस अजीब साये के साथ। मैंने इसे आदत बना ली थी। वो कभी कभी मेरे बेड के पास भी होता था जब मैं बहुत उदास होता था, और मुझे वहाँ अजीब सा सुकून मिलता था, जानकर कि मैं अकेला नहीं हूँ। अंत में मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत परेशान हो गई और हमारे दादा दादी के पास चलने का फ़ैसला किया। मैं याद रखता हूँ, उन्होंने हमें कहा कि सामान पैक करें और हम गाड़ी में बैठ गए। मैं गाड़ी की तरफ देख रहा था और फिर वहाँ मेरे पापा के पास वो साया खड़ा था। मुझे दुख था अपने पापा को छोड़ने का, लेकिन कम से कम वो बिल्कुल अकेले नहीं थे। ये कहानी है जिसमें मुझे कुछ समय पहले हुई एक अजीब घटना काफ़ी परेशान करती है। लगभग पिछले साल के सितंबर के आसपास मैंने अपने दादा दादी के घर पर रात बिताया। उस शाम सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। हमने दादी के हाथ के लजीज खाने खाए, टीवी देखा और फिर पुराने फ़ोटोज़ देखे। रात होने पर मैं गेस्ट बेडरूम में गया, जो पहले मेरा कमरा था जब हम वहाँ रहते थे। करीब 2 बजे मैंने अपना लैपटॉप उठाया और बेड पर तैयार हो रहा था सोने के लिए। फिर मैंने गाना बजाने के लिए लैपटॉप चलाया ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम वहाँ रहते थे कुछ भूती घटनाएं हुई थी, लेकिन मैं उन्हें खौफनाक या डरावना नहीं कहूँगा। जैसे कि मैं हमेशा से ही आसानी से जाग जाता था अगर कोई भी मेरे कमरे के बाहर वुडन फ्लोर पर छुपके से चलता तो। ये कुछ बार हुआ। मैं आँख खोल कर जागा और कमरे के पास वाले हॉल में हल्की सी कदम की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन बाद में दादा दादी ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल नहीं उठे थे। एक बार तो मैं कंफर्म करने के लिए भी गया, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे और किसी को जागता हुआ नहीं देखा। मेरे कमरे की व्यवस्था दूसरे कमरों से थोड़ी अजीब थी। कमरे में एक कोने में एक छोटा सा हॉलवे था, जहाँ से एंट्रेंस डोर तक पहुँचने के लिए जाना पड़ता था। इसलिए बेड से दरवाज़ा नहीं दिखाई देता था, बस छोटा सा हॉलवे दिखाई देता था। मुझे लगता है मैं जल्दी सो गया था, क्योंकि मुझे उठने का याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मैं एकदम अचानक उठ गया हूँ। ये करीब 4 बजे का समय था और मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि जब भी मैं रात में उठता था तो मुझे यूजुअली काफ़ी अच्छा महसूस होता था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी मुझे जगाती थी। लेकिन इस बार मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। जागने के बाद मुझे कुछ ऐसा सुनाई नहीं दिया जिसकी वजह से मैं उठा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इतना थक गया था, मुझे पता था कि मैं खुद से उठा नहीं था। मैंने आधी खुली आँख से हॉलवे की तरफ देखा, लेकिन अंधेरा होने के बावजूद कुछ नहीं दिखा। मैंने अपना सर फिर से तकिए पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मैं कुछ मिनट तक खामोश तौर पर पड़ा रहा, नींद के किनारे पर। फिर मुझे अपने कमरे के दरवाजे की खराब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे खोल कर बंद कर रहा हो। मैं उठ गया और बेड से निकलकर दरवाजे की तरफ देखा। कुछ नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैं हमेशा अपने दरवाजे को बंद रखता था, तो फिर किसने उसे खोल दिया? ये ख्याल ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया और मैंने जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। फिर मैं वापस बेड पर आ गया। मैंने खुद से कहा कि शायद दादा दादी ने दरवाज़ा खोल दिया होगा, लेकिन इसका कोई कारण मैं नहीं समझ पाया। मैंने ये सब भूलने की कोशिश की और फिर आंखें बंद कर ली, चुपचाप बेड पर लेटा रहा। फिर कुछ देर बाद मैंने बाहर से तेज़ दौड़ने वाली कदम की आवाज़ सुनी, जो कमरे की तरफ आ रही थी।
लगता था जैसे कोई भारी जूते से भाग रहा हो, लेकिन फिर वो कमरे के पास रुक गई। मैं डरी हुई हालत में बैठा रहा और फिर दरवाजे को एक बार फिर से बहुत ज़ोर से बंद होते सुना। इस बार मैंने देखा कि दरवाज़ा पहले से बंद था। 1 मिनट पहले मैंने उसे बंद किया था और कभी खोला नहीं था। फिर कैसे वो फिर से बंद हो गया। मेरे अंदर डर और घबराहट का बवंडर चल रहा था। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि हिल नहीं पा रहा था। मैं पूरी रात भर बेड पर बैठा रहा, सुबह होने तक। मैं अपने दादा दादी को कुछ नहीं बताना चाहता था ताकि उन्हें डर ना लगे, इसलिए मैंने बहाना बनाया और जल्दी से घर चला गया। कुछ महीने बाद मैं अपने एक दोस्त के यहाँ सोने को गया, जहाँ मैं ज़मीन पर लेटकर सोने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखें बंद थी और मेरा शरीर दरवाजे की तरफ मुड़ा हुआ था। तभी मैंने फिर से वही आवाज़ सुनी, दरवाज़ा धीरे से बंद होते हुए। मैं अपने दोस्त की तरफ देखा, लेकिन वो तो गहरी नींद में था और कुछ सुना नहीं था। सुबह जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं सुनाई दिया था रात भर। अजीब बात है कि तब से मैंने ऐसी आवाज़ नहीं सुनी और ना ही अपने घर में कभी सुना है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैंने क्या अनुभव किया है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मेरे पीछे कुछ पैरानॉर्मल शक्ति पड़ी हुई थी। मैंने एक छोटे अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट किया था पिछले साल। ये एक सस्ती 2 कमरे वाली जगह थी और सच कहूँ तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि मेरे पास उस समय कम पगार वाली नौकरी थी। ये बिल्डिंग की सही से देखभाल नहीं हुई थी और ना ही कमरे की। कई जगह पर कीटाणु भरे हुए थे और कई जगह बिखरी हुई थी। इन सब चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली बात ये थी कि दूसरे किराएदार नहीं थे। मैं पहले भी कुछ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहा हूँ और कमरे की व्यवस्था कभी कभी उपलब्ध भी होती थी, लेकिन इस जगह पर लगभग बिल्डिंग के सारे कमरे खाली होने के बावजूद भी ज़्यादातर कमरे अभी भी किराए के लिए खाली थे। ये एक छोटा कॉम्प्लेक्स था, सिर्फ 8 कमरे थे, लेकिन मेरे वहाँ रहने के समय सिर्फ 2 कमरे थे जो खाली नहीं थे। एक मेरा कमरा और एक बड़े उम्र वाले कपल का कमरा जो पहली मंजिल पे था, और मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर था। और बीच वाली और ऊपर वाली मंजिल पूरी तरह से खाली थी, लेकिन वो मंजिल कभी भी असली रूप से खाली नहीं लगती थी। 1 महीने तक वहाँ रहने के बाद मैंने कई बार नीचे किसी को बात करते सुना था। मैं हमेशा विश्वास करता था कि ये शायद वो बड़े उम्र के कपल है, क्योंकि वो मेरे नीचे ही रह रहे थे। लेकिन अजीब तरीके से मैंने हमेशा सिर्फ एक औरत की आवाज़ ही सुनी थी, कभी किसी मर्द की आवाज़ नहीं सुनी थी। और मुझे काफ़ी क्लियरली सुनाई देती थी वो औरत की आवाज़, चाहे वो 2 मंजिलों नीचे क्यों ना हो। यहाँ हमेशा ऐसा लगता था जैसे कि वो औरत खुद से ही कुछ बोल रही हो, धुंधला सा सुनाई देता था। कभी कभी मुझे इससे डर लगता था जब मैं उठकर औरत को नीचे खुद से बात करते सुनता था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो नींद में चल रही होगी और शायद मेरे कमरे के वेंटिलेशन सिस्टम उनके कमरे से जुड़े हैं, इसलिए आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही होगी। लेकिन समय के साथ सब कुछ और भी बुरा हो गया। 2 महीने बीत गए और कोई शिफ्ट नहीं हुआ था। फिर एक दिन जब मैं अपने कमरे की तरफ सीधे चढ़ रहा था तो मैंने दूसरी मंजिल के पास एक कमरे का दरवाज़ा खुला देखा। मेरी जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ गई और मैं कुछ कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा। वहाँ अंधेरा और वो खाली था, जो कि खाली कमरे की उम्मीद थी। लेकिन जितना मैं दरवाजे के पास नज़दीक जाता रहा, उतना ही मुझे ख़राब विचार आने लगा और मैं बस अपने कमरे तक चढ़ गया। लेकिन उसी रात जब मैं रद्दी लेकर नीचे जा रहा था, मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया था, दूसरी मंजिल वाला। ये बेशक अजीब था, लेकिन मुझे समझ में क्या आया कि मुझे पता था कि वहाँ कोई नहीं रहता है, इसलिए ये दरवाज़ा क्यों खुला हो सकता है। शायद बिल्डिंग के मालिक कमरे पर काम कर रहे थे या कुछ ऐसा ही था। यही विचार मेरे दिमाग में आया। उस रात मैं जल्दी सो गया, सोच समझ कर, लेकिन रात के बीच में मुझे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी और फिर से मैं विशेष रूप से वो अजनबी औरत के बारे में सोचने लगा। मैं बेड से उतर गया, ज़्यादा शोर ना करते हुए, और ठंडी लकड़ी के फ्लोरबोर्ड पर कान रखा। सुनने में आया कि वो धुंधला सा बोल रही है, ना जाने क्या क्या। मैं पूरे आधे घंटे तक बेड पर बैठा रहा, बिल्कुल जागा हुआ। सोचने लगा कि शायद वो अजनबी महिला चुपके से चली गई है
या शायद वो पिछले आधे घंटे से एक ही जगह खड़ी है। किसी भी तरह मुझे नींद नहीं आई और तभी मैंने ऊपर से फिर से फ्लोर पर चलने की आवाज़ सुनी, धीरे धीरे। लेकिन इस बार वो ऊपर से आ रही थी। नरम फ्लोर में दरारों की सिसकरी सुनाई दी जो मेरे बेड के सामने ठहर गई। कुछ डरावनी खामोशी के कुछ लम्हे गुजरे, फिर वहाँ से उस अजनबी महिला की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद उसने एक ज़ोरदार चीख निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा मेरे सामने हो। फिर कमरा एकदम खामोश हो गया। मैं बस आंसू में भर गया, सर पकड़ा हुआ, पूरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन कैसे ना होता, मैं रात से सोया नहीं था। फिर मैंने अपने परिवार के साथ रहने की व्यवस्था की। मैंने किराया ख़त्म करने के लिए एक फ़ीस दी और अपने सामान को लेकर माँ बाप के पास शिफ्ट हो गया। जबकि मैं नए अपार्टमेंट की तलाश में था। सिर्फ एक एक बॉक्स बांध कर लेते हुए जब मैं वापस गया तो ओल्ड कपल ने बाहर आकर मुझे अलविदा कह दिया। पहले से ही हमारी बातचीत बहुत कम होती थी, बस सलाम नमस्ते के अलावा। लेकिन अनोखी बात थी कि उनको मेरे जाने से बहुत दुख हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्या उन लोगों ने भी मेरे जैसा अनुभव किया होगा। लेकिन हमारे छोटे से गुप्त संवाद के दौरान मुझे सिर्फ इतना ध्यान गया कि उनकी आवाज़ की एक्सेंट बिल्कुल भी वो महिला जैसी नहीं थी जिसकी सिसकारियाँ मैंने सुनी थी। उसके बाद मेरे दिमाग में क्या विचार थे मुझे सच में नहीं पता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं इतना खुश था कि मैं वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। सब कुछ कह सकता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मैं कभी उस अनजान महिला की सिसकारियाँ कभी नहीं सुनूंगा।